हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के फाइनल रिवीजन के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट के 50 फुल सिलेबस मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड एमसीक्यूज में लेकर आई हूं। ये सवाल स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जाम में आपको एज इट इज पूछे जा सकते हैं एंड इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हों। इसीलिए स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी देने वाली हूं ताकि आप सभी अपकमिंग एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकें। सो इसी के साथ फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी इन रिसर्च रेफर्स टू व्हाट? तो शोध में बाह्य वैधता का क्या तात्पर्य होता है? सो देखिए स्टूडेंट्स, रिसर्च के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला नाम जो है वो वैलिडिटी का आता है। वैलिडिटी बोलता है कि रिसर्च हमारा एक्यूरेट है या फिर नहीं। हमारे शोध का जो रिजल्ट आ रहा है वो अगर एक्यूरेसी उसकी चेक करनी है तो वैलिडिटी को इस्तेमाल किया जाता है। सो इसमें दो प्रकार मेजर होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ओके, सो ऑप्शंस पर भी जाते हैं। द रिगर ऑफ द स्टडी, यानी कि कितनी कठोरता के साथ हम रिसर्च करते हैं, ये वैलिडिटी नहीं बताता है। द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोसीजर, देखिए यहाँ पर वैलिडिटी एक्यूरेसी को तो जरूर बताता है लेकिन प्रोसीजर की नहीं, फाइनल रिजल्ट की एक्यूरेसी ये बताता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। द रिलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम विद द रिसर्चर्स पर्सनल लाइफ, तो रिसर्च की पर्सनल लाइफ को कभी भी रिसर्च की स्टडी के दौरान इंक्लूड नहीं किया जाता, इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी गलत है। एंड ऑप्शन 4 है द एक्सटेंट ऑफ जर्नलाइजेबिलिटी दैट द रिजल्ट प्रोवाइड, तो ये सही आंसर है। अब इसको भी मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। देखिए एक्सटर्नल वैलिडिटी का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोरोना की वैक्सीन। कोरोना की वैक्सीन में क्या हुआ, मान लीजिए कि हमारी देखिए पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। अब हर एक पर्सन पर, हर एक बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, किसी पर तो उनको कोरोना का एक्सपेरिमेंट करना था। तो उन्होंने पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को उठाया, जैसे कुछ एज ग्रुप के लोगों को उठाया। उसके बाद उन्होंने जेंडर वाइज भी लोगों को एज अ सैंपल सेलेक्ट किया था, ठीक है। उसके बाद कुछ पेशेंट जैसे कि शुगर पेशेंट्स पर भी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हुआ था। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी हमें बोलता है कि अगर आप पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को उठा कर उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, वो एक्सपेरिमेंट उन पर अगर बिल्कुल सही बैठता है और फिर उस एक्सपेरिमेंट को आप अगर पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हो तो वो आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी होता है। तो रिजल्ट जो हमारे पास आया है उसको जर्नलाइज ये करते हैं, ठीक है, कि अगर एक रिसर्च का रिजल्ट किसी पर्टिकुलर फील्ड में सही बैठ रहा है तो इसका मतलब है कि वो पूरी पॉपुलेशन पर सही बैठेगा। ये एक्सटर्नल वैलिडिटी कहती है। आगे बढ़ने से पहले देखिए स्टूडेंट्स, पेपर 1 की एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करना बहुत जरूरी है। एग्जाम के लेवल के हिसाब से प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन को एनालाइज करके अगर आप तैयारी करते हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको पेपर 1 में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में। और इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं जहां पर एग्जाम से पहले आपका 100% सिलेबस डेली लाइव लेक्चर्स के साथ हम कवर करवाते हैं। आपकी फाइनल रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जहां पर यूनिट वाइज चीजों को अरेंज किया गया है एज इट इज क्वेश्चंस इसमें से अपकमिंग एग्जाम में आएंगे। तो स्टूडेंट्स, न्यू बैच भी हमारा स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैं आप लोगों को 1 ईयर की वैलिडिटी देती हूँ, यानी कि अगर आप लोग दिसंबर 2024 या फिर जून 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। तो आप सभी गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए, लेकिन उससे पहले मॉक टेस्ट फ्री में अटेम्प्ट जरूर कर लेना, वीडियो जरूर देख लेना जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेंगी। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो आपके सामने आ जाएगा इंग्लिश, बायलिंगुअल, हिंदी सेपरेट कोर्सेज। लाइव क्लासेस आपके सामने है जहां पर स्टूडेंट्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। दिसंबर 2023 तक के फ्री मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप सभी जल्दी से ऐप को डाउनलोड कीजिए या फिर गिवन नंबर्स पर हमारी टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिए। Which type of research encourages participants perspective? ओके, सो कौन सा रिसर्च का वो एक तरीका होता है जो कि प्रतिभागी जो कि रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके दृष्टिकोण को क्या करता है, एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। एथनोग्राफिक मेथड, हिस्टोरिकल रिसर्च, एग्जेजेटिक रिसर्च या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी रिसर्च
के दौरान एक शोधकर्ता को प्रोत्साहित करने की बात आती है तो हमेशा हम उनके कल्चर के थ्रू कम्युनिकेट या रिसर्च करना शुरू करते हैं। एंड जब भी हम लोग कल्चरल रिसर्च या कल्चरल वैल्यूज की बात करते हैं तो हमेशा एथनोग्राफिक मेथड को ही रिसर्च में यूज किया जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये देखिए ये कैसा मेथड है जो कि एक पर्सन के कल्चरल सेटिंग पर फोकस रखता है। इनका मेजर गोल है कि वो प्रोड्यूस करें नैरेटिव अकाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कल्चर अगेंस्ट अ थियोरेटिकल बैकड्रॉप। The personalistic style of writing a research report are permissible in which of the following research? बहुत ही ज्यादा आसान और जरूरी प्रश्न है ये। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से किस शोध में शोध रिपोर्ट लिखने की व्यक्तिगत शैली की अनुमति होती है। यानी कि अपने अकॉर्डिंग आप लोग रिसर्च रिपोर्ट लिख सकते हो, आपको यहाँ पर कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं दिए जाते। ऑप्शंस आर ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। अब ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च जो है ये हमें पूरी परमिशन देता है कि हम अपने अकॉर्डिंग रिसर्च रिपोर्ट लिखें। अब एक चलिए होमवर्क क्वेश्चन आपको देती हूँ, एग्जाम में आएगा, 100% आएगा कि ये जो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च है, ठीक है, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च आपका क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है या फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आता है। इसके टिप्स और ट्रिक्स ऑलरेडी मैंने बताए हैं, बस आपने कमेंट करके आंसर देना है कि गुणात्मक है या मात्रात्मक है ये ग्राउंड थ्योरी रिसर्च। तो ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पर ए नहीं है तो हम इसको हटा देंगे ये दोनों ऑप्शंस को। अब देखते हैं बी से ही हमें आंसर मिल जाएगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है रिसर्च रिपोर्ट लिखने का, ठीक है। तो बी गलत है, जिस वजह से आपका ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो जाएगा एंड आप लोग सही आंसर पर पहुंच चुके हो। दैट इज ऑप्शन नंबर डी हियर इज द करेक्ट आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, पेपर 1 में आपको हेल्प करने के लिए जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस मैं देती हूँ उनके आंसर्स अगर आपको चाहिए तो ये वाला टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर डिस्कशन बिल्कुल ओपन है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे साथ कोई भी चीज को डिस्कस कर सकते हो। एंड रेगुलर बेसिस पे पेपर 1 के करंट अफेयर्स मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। रिसेंटली मैंने 200 प्लस पेपर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके साथ हिंदी इंग्लिश में शेयर किए हैं जो आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। तो इस नाम से चैनल को सर्च कीजिए टेलीग्राम पर और जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। A conceptual hypothesis is drawn from the implications of a what? So conceptual hypothesis क्या होता है? परिकल्पना करना। अगर हम संकल्पनात्मक परिकल्पना करते हैं तो इनमें से निहितार्थों को किन की तैयारी की जाती है? थ्योरी की तैयारी यहाँ पर की जाती है। सो सही आंसर ये है। What is the aim of educational research? सो शैक्षिक अनुसंधान के क्या उद्देश्य है? अब जो भी स्टूडेंट्स जैसे नेट जेआरएफ की आप लोग तैयारी कर रहे हो, सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आगे पीएचडी में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप एजुकेशनल रिसर्च कर रहे हो, तो क्या उसका उद्देश्य हो सकता है? आइडेंटिफाइंग मेजर प्रॉब्लम्स दैट नीड टू बी सॉल्व, कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिनका हल आपको ढूंढना है। सर्चिंग फॉर द न्यू फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अगला है आइडेंटिफाइंग द एम ऑफ एजुकेशन, की हम क्यों शिक्षा ले रहे हैं उसके उद्देश्य को जानना। आइडेंटिफाइंग द वैल्यूज दैट नीड टू बी इनकलकेटेड इन द प्यूपिल, कि उन लोगों की पहचान करना जिन्हें विद्यार्थियों में विकसित करने की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर बहुत आसान है कि हम जिस फील्ड में रिसर्च करते हैं, जिस फील्ड में पीएचडी करते हैं, उस फील्ड में हमें क्या करना है? नए फैक्ट्स को ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, मैं चाहती हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में मैं आगे रिसर्च करूं, तो उसमें मैं नए फैक्ट्स, नई थ्योरीज को डेवलप कर सकती हूँ जो कि आगे जा करके बच्चों को बहुत ही ज्यादा मदद कर सकते हैं। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिडक्टिव मेथड इज व्हाट? यानी कि निगमनात्मक विधि की विशेषता क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है रिसर्च में, जो हमें ये कहता है कि हम हमेशा टॉप लेवल से शुरू करते हैं एंड बॉटम लेवल की ओर चलते हैं। सो अगर ये पॉइंट आपको याद आ गया तो आंसर बहुत आसान है।
देखते हैं डिडक्टिव में एग्जाम्पल से प्रिंसिपल की ओर जाते हैं, जनरल से स्पेसिफिक, अननोन से नोन या फिर कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाते हैं। सो देखो मैंने आपको बताया कि डिडक्टिव हमें कहता है टॉप से बॉटम की ओर जाना है, यानी कि ये हमें बोलता है कि पहले जो टॉप लेवल का फॉर्मूला है, टॉप लेवल का जो रूल है उसको आप लोग पढ़ लीजिए, फिर उस रूल के हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस हैं मैथ से रिलेटेड या कोई भी, उनको फिर हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हम पहले जनरल से शुरू करते हैं फिर स्पेसिफिक की ओर जाते हैं। सो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स विल गेट एग्जाम्पल ऑफ एंगल्स, आफ्टर दैट दे विल लर्न द डेफिनेशन एंड फाइंड द एग्जाम्पल ऑफ एंगल्स। ओके, विच मेथड इज फॉलोड बाय दिस एग्जाम्पल। सो देखो यहाँ पर बोला है कि पहले किसी स्टूडेंट को एंगल का कोई एग्जाम्पल मैंने दे दिया क्लास में, उसके बाद जाकर स्टूडेंट को बताया कि एंगल की डेफिनेशन क्या होती है और एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमने एक स्टोरी की तरह बच्चों को एंगल के बारे में समझाया, उसके बाद जाकर हम बुकिश लैंग्वेज पर आ गए। ये हमने कहाँ सीखा था, ये हमने सीखा था कौन से मेथड में, कंस्ट्रक्टिविज्म, डिडक्टिव, डिस्कवरी या इंडक्टिव। सो देखो ऑप्शंस तो इन दोनों में से ही होगा। सो क्या है ऑप्शन, दैट इज इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड बोलता है कि पहले हम किसी को एग्जाम्पल के थ्रू चीजें समझाते हैं, उसके बाद रूल बताते हैं, बस ये छोटी सी चीज याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स, यानी कि सभी पक्षियों के पंख होते हैं, पिजन्स के भी पंख होते हैं। तो ये कौन सी रीजनिंग है या ये कौन सी रिसर्च का टाइप है, इंडक्टिव, डिडक्टिव, कॉग्निटिव या असर्टिव। सो आंसर तो ऑप्शन 1 2 में से ही कुछ होगा। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 2। हमने सबको कंसिडर कर दिया, हमने पहले बोल दिया कि भाई जनरल है, ये जनरल स्टेटमेंट बोल दी कि हर एक पक्षी के पंख होते ही हैं। फिर हम एक पर्टिकुलर पक्षी पे आए, फिर हम एक स्पेसिफिक पक्षी पर आए कि पिजन के भी पंख होते हैं। तो ये डिडक्टिव हमें कहता है कि पहले पूरी कैटेगरी, बर्ड्स की पूरी कैटेगरी को काउंट कर लिया, जनरल बात कर ली, फिर उस कैटेगरी के छोटे से सब पॉइंट को उठा लिया, दैट इज जनरल से स्पेसिफिक। फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू, फंडामेंटल रिसर्च मतलब बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च शुद्ध शोध जिसको बोलते हैं, एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यू आइडियल्स, नए आदर्शों का संश्लेषण करने में ये मदद करता है, नए प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, या फिर ऑलरेडी जो मटेरियल है हमारे पास रिसर्च से रिलेटेड उसका मूल्यांकन करता है, या फिर स्टडी करता है एग्जिस्टिंग लिटरेचर को किसी वेरियस किसी भी टॉपिक को लेकर के। सो करेक्ट आंसर बहुत आसान है कि नए सिद्धांतों की व्याख्या करता है, नए नॉलेज को गेन करने में या नए नॉलेज को कलेक्ट करने में ये हमें मदद करता है। The experimental study is based on what? So experimental study, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जैसे आपका साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल, यानी कि चर का हेरफेर यहाँ पर होता है। कंसेप्चुअल पैरामीटर्स, रेप्लिकेशन ऑफ रिसर्च या सर्वे ऑफ लिटरेचर। सो ये हमेशा होता है मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होते हैं, देखो रिसर्च में ये शायद अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। रिसर्च में वेरिएबल्स होते हैं कुछ भी, जैसे कि कई बार वेरिएबल कोई एक पर्सन भी हो सकता है, वेरिएबल कोई चेयर भी हो सकती है, वेरिएबल कोई टेबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड, अपने पुराने, ठीक है, पास्ट, स्टडी ऑफ पास्ट, यानी कि पहले जो चीजें हो चुकी हैं उसको फिर से पढ़िए और फिर नए फैक्ट्स को, नए तथ्यों की खोज कीजिए, इसको क्या कहते हैं, फिलोसॉफिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल या फिर कंटेंट एनालिसिस। नाम आसान है, हिस्टोरिकल रिसर्च, जो चीजें पहले हो चुकी हैं उन्हीं को उठा करके हम क्या कर रहे हैं, कुछ नया नॉलेज लेने की, कुछ नया ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डिडक्टिव मेथड, नॉट पर फोकस रखिएगा, ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है कि कोई टीचर है जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, उसमें डिडक्टिव मेथड का कौन सा फीचर इंक्लूड नहीं किया गया है। दिस मेथड सेव्स टाइम एंड एनर्जी बोथ फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। हिंदी मीडियम भी पढ़ लीजिए यहाँ पर, यह तथ्यों और सूत्रों को याद रखने को प्रोत्साहित करता है,
इस विधि में शिक्षार्थी सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है। ठीक है, जनरल से स्पेसिफिक की ओर बढ़ता है कहा है। यह विधि शिक्षार्थी को नियमों सूत्रों की खोज करने और सामान्यीकरण करने में मदद करती है। सो देखो डिडक्टिव की प्रॉपर्टीज फिर यहाँ पर आ गई, वही चीजों के आसपास हम घूम रहे हैं। तो ये है दिस मेथड हेल्प लर्नर टू डिस्कवर लॉज फॉर्मूलाज एंड जर्नलाइजेशन, क्योंकि इसमें पहले हम लोग रूल यानी कि पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसके बाद उस फॉर्मूला को कैसे रियल लाइफ में यूज करना है वो हम देखते हैं। ओके ठीक है, ये यहाँ पर कहा हुआ है। सो इसमें पूछा था नॉट, ठीक है। सो इसमें मैंने आप लोगों को जब भी बताया कि पहले रूल पढ़ते हैं फिर रियल लाइफ में उसको कहाँ यूज करना है वो देखते हैं। तो इसमें कहा है कि सिर्फ हम क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, फॉर्मूला को डिस्कवर नहीं किया जाता, लॉज को डिस्कवर नहीं किया जाता। तो बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, सिर्फ ये गलत है। स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। The research questions should be linked to each other. रिसर्च के दो क्वेश्चन है, मान लीजिए एक प्रॉब्लम बड़ी है, उसी से रिलेटेड एक छोटा क्वेश्चन हमारे माइंड में आ गया, तो ये बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए रिसर्च की प्रॉब्लम्स या रिसर्च के क्वेश्चंस। ठीक है, दूसरा बोलता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, रिसर्च क्वेश्चन शुड बी इधर ब्रॉड और नैरो, या तो क्वेश्चन बिल्कुल व्यापक होना चाहिए या तो संकीर्ण होना चाहिए। तो ये गलत है, जरूरी नहीं है ऐसा, जैसा भी क्वेश्चन बन गया वो बन गया रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the qualitative data analysis is governed by codified प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, यानी कि गुणात्मक डेटा विश्लेषण मात्रात्मक डेटा विश्लेषण के संहिताबद्ध नुस्खों द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये कोई रूल हमने कल पढ़ा था, नहीं पढ़ा था लाइव लेक्चर में। स्टेटमेंट 2 बोलती है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस हैज मेनी अप्रोचेस ऑफ विच ग्राउंडेड थ्योरी इज इंपॉर्टेंट। इसमें यही कहा है कि क्वालिटेटिव की ना बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें कि ग्राउंडेड थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि बेसिक लेवल से शुरू करना हमें ग्राउंडेड थ्योरी सिखाता है। सो ये बिल्कुल सही है। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? क्वालिटेटिव रिसर्च हैज इट्स ओन प्लेस इन मैनी एरियाज ऑफ स्टडी, कि इसकी अपनी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत जगह पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सही है। पढ़ते समय ना आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव स्पेलिंग एकदम से देखने में समझ नहीं आती, स्टूडेंट्स इसी वजह से गलत आंसर्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि क्वांटिटेटिव स्टडीज हैव नो प्लेस इन सोशल साइंसेस, इसमें ऐसा कोई प्लेस नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि क्वांटिटेटिव का सोशल साइंस में यूज होता है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर नो लिखा है। अगला है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च शुड बी टोटली सेग्रीगेटेड। ठीक है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव रिसर्च हैज मेनी अप्रोचेस, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, तो ये बिल्कुल सही है। विद इन क्वालिटेटिव रिसर्च डिफरेंट स्कूल्स ऑफ रिसर्च पर्सपेक्टिव्स हैव इमर्ज्ड, बिल्कुल करेक्ट है ये। सो करेक्ट कौन कौन से हो गए? ऑप्शन नंबर ए, डी एंड ई, ए डी एंड ई। सो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर। Which of the following research is intervention based, cyclic in nature and improvement focused? यहाँ पर आपसे अनुसंधान के ऐसे प्रकार को ढूंढने के लिए कहा गया है जो कि हस्तक्षेप पर आधारित होता है, प्रकृति में चक्रीय होता है और सुधार पर केंद्रित होता है। कल के लाइव लेक्चर में हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। ऑप्शंस है केस स्टडी रिसर्च, सर्वे रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल और एक्शन रिसर्च। मैंने आपको कल बार बार बताया था कि एक ही रिसर्च का ऐसा टाइप होता है जिसमें की साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है, जो कि इस तरीके से साइकिल के फॉर्मेट में काम करता है। ये क्या होता है? एक्शन रिसर्च, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अंडरटेकिंग एक्शन रिसर्च बेस्ड स्टडीज। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि एक्शन रिसर्च क्या होता है? साइक्लिक होता है नेचर में, इसके 4 स्टेप्स होते हैं जिसको ये रिपीटेडली फॉलो करता है। क्या क्या है? प्लानिंग, एक्टिंग ऑन द प्लान, ऑब्जर्विंग या फिर रिफ्लेक्टिंग। दूसरा है एक्टिंग
ऑन द प्लान, ऑब्जर्विंग, प्लानिंग और रिफ्लेक्टिंग। कल भी हमने ये पढ़ा था, शॉर्ट में मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम एक्शन रिसर्च में क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि हमें जो रिसर्च करनी है वो क्या होगी, मुद्दा क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी, कैसे हम उस पे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है उस प्लान पे एक्शन लेने का समय, उस पे एक्ट करना। प्लान बन गया, चलो अब उस पे काम करना शुरू कर देते हैं। प्लान, एक्ट, उसके बाद आता है ऑब्जर्व, यानी कि जो कुछ भी हमने एक्ट किया, जो कुछ भी हमने प्लान किया था, उस पे काम किया, फिर उसको ऑब्जर्व करना कि क्या वो हमें सही राह पर लेकर जा रहा है, क्या हम सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन अगला आ जाता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब है कि रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट हमें बताता है कि हमारा रिसर्च फाइनली सही से हुआ है या फिर नहीं हुआ है। सो प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। इसको यहाँ पर ऐसे लिखा है, प्लानिंग, एक्टिंग ऑन द प्लान, ऑब्जर्विंग एंड रिफ्लेक्टिंग। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 100% है, सेट एग्जाम में ये क्वेश्चन आना ही है। ओके, द स्टडी ऑफ व्हाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन हार्ट अटैक कैन बी क्लासिफाइड एज। अब एक स्टडी हो रही है जहां पर ये कहा है कि जिन लोगों का तनावपूर्ण जीवन होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो लेते हैं किसी भी चीज का, उन लोगों को हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये एक स्टडी हो रही है। ये कौन सी रिसर्च की कैटेगरी में आएगी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, कोरिलेशनल या फिर फिजिबिलिटी। कल सेम एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बहुत डीप में बताया था। क्या होगा ये होगा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, यानी कि व्याख्यात्मक शोध। अब देखो क्यों लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं जो स्ट्रेसफुल जीवन जीते हैं। इस चीज की जो स्टडी है वो सिर्फ उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेगी, उसका सॉल्यूशन नहीं देगी। वो सिर्फ एक रीजन बताएगी कि हाँ भाई, जो स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, उनको खाने पीने की इच्छा नहीं होती, वो ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ भी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आता है। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है चीजों को, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बता रहा, वो कोई और रिसर्च करता है। ओके, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, यानी कि मात्रात्मक अनुसंधान की एक विधि कौन सी है। बहुत डिटेल में पढ़ा था कि ये कॉन्सेप्चुअल अप्रोच होता है, वैचारिक दृष्टिकोण होता है, एम्पेरिकल अनुभवजन्य दृष्टिकोण होता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है या फिर अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं बताती हूँ, जिन बच्चों ने कल मेरी लाइव क्लास अटेंड की होगी उनको इसका आंसर जरूर आता होगा। एंड जो स्टूडेंट्स मिस कर चुके हैं लाइव क्लास को, मैंने आपको बताया इस तरीके से दिखेगी ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर उसको डाउनलोड कीजिए एंड कोर्स में लाइव क्लासेस फोल्डर में जाकर उसको देख लीजिए, ठीक है। अब देखो कल के वीडियो में हमने एम्पेरिकल अप्रोच अभी तक नहीं पढ़ा था, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच अभी तक नहीं पढ़ा था। क्वांटिटी, मात्रा की जब बात होती है तो मात्रा हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में काम करता है। ऐसे डायरेक्ट आपको याद करने का मैंने बताया था, तो ये होता है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर्ड। और अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कंडक्टेड टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिचुएशन, फिनोमिना और अ प्रॉब्लम। ठीक है, किसी भी सिचुएशन की, किसी भी प्रॉब्लम की सिर्फ विशेषताएं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना है। क्या बोला है यहाँ पर, डिस्क्राइब करना है। तो क्या होगा, वर्णन करना है, तो कौन सी रिसर्च होगी, ऑब्वियसली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉब्लम की वर्णन करके हमें देता है कि प्रॉब्लम क्यों हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, ये सब चीजें। लेकिन सॉल्यूशन क्या है वहां तक ले जाने में हमें उतनी ज्यादा मदद नहीं करता है। The study to undertake the fashion purchasing trend among Delhi customers is an example of what? ठीक है, इसमें कहा है कि दिल्ली के ग्राहकों के बीच फैशन खरीदारी की प्रवृत्ति को समझने के लिए एक अध्ययन किया गया था कि दिल्ली के लोग कैसे फैशन को फॉलो करते हैं, क्या वहां पर ट्रेंड चल रहा है, उसके लिए क्या रिसर्च होगा, एनालिटिकल विश्लेषण होगा, कोई विशेषज्ञ आएंगे कुछ विश्लेषण करेंगे, ऐसा कुछ वहां पर होगा क्या, नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव, जो सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लोरेटरी, कुछ नई खोज करेंगे, नहीं करेंगे। कोरिलेशनल, क्या वो रिलेशन बता रहे हैं कि फैशन और दिल्ली के लोगों के बीच में कुछ रिलेशन है, ये भी नहीं बता रहे। ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, सिर्फ ये बताएंगे कि दिल्ली के कस्टमर्स जो हैं वो कैसा फैशन फॉलो करना पसंद करते हैं, बस वर्णन कर दिया, बात खत्म हो गई।
A university teacher plans to improve the study habits of students in his or her class. एक टीचर है यूनिवर्सिटी में जो सोच रहे हैं कि मेरे कक्षा में जो बच्चे हैं उनकी जो स्टडी हैबिट्स है, पढ़ने का तरीका है, समझने का तरीका है, उसमें मुझे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, उनकी आदतों में सुधार करनी चाहिए. सो ऐसे में कौन सी रिसर्च बेस्ट रहेगी? इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना. फंडामेंटल, इसमें क्या करते हैं, ये सिर्फ आपका नॉलेज बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली कहीं पर इस्तेमाल नहीं किया जाता एकदम से. अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च में बताइए क्या होगा आंसर? आंसर होगा एक्शन रिसर्च, क्योंकि टीचर ने अगर सोच ही लिया है कि वो इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उनको इमीडिएट एक्शन लेना होगा, तो वो हो गया एक्शन रिसर्च. नेक्स्ट है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन. क्वालिटेटिव रिसर्च हैव हायर डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ये वाला पॉइंट भी हमने कल डिस्कस किया था. एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, इन द क्वालिटेटिव रिसर्च द रिस्पॉन्स ऑफ पार्टिसिपेंट डिटरमाइंस द क्वेश्चन रिसर्चर शुड आस्क नेक्स्ट. ठीक है, गुणात्मक शोध में प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया ये निर्धारित करती है कि शोधकर्ता को अगला प्रश्न क्या पूछना चाहिए. सो इसमें बोथ स्टेटमेंट सही है, असर्शन भी सही है, कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, क्योंकि ये पार्टिसिपेंट को शोधकर्ता, इसमें कहा है कि प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया ये निर्धारित करती है कि शोधकर्ता जो रिसर्चर है उनको अगला प्रश्न क्या पूछना चाहिए, इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल कहा जाता है. ये दोनों चीजें इस तरीके से जुड़ी हुई हैं. Which of the following are characteristics of qualitative research? ठीक है, सो देखो ये दोनों चीजें मैंने आपको कल भी बताया था कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंपॉर्टेंट है. ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही मैं लेकर आई हूँ. ठीक है, aims at getting meaning, feeling and describe the situation. तो क्या ये क्वालिटेटिव की प्रॉपर्टी थी? याद कीजिए. अगर अभी भी कंफ्यूज हो तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर मैं यही कहूंगी, वापस से वो लाइव लेक्चर की रिकॉर्डेड जो क्लास है वो अवेलेबल है, उसको देख लीजिए और फिर समझिए. तो ये सही है. क्वालिटेटिव रिसर्च मीनिंग, फीलिंग और सिचुएशन को डिस्क्राइब करने में मदद करता है. नॉन डिस्क्रिप्टिव होता है? नहीं, ये डिस्क्रिप्टिव होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा. देखो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 गलत है. रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल्स एंड ग्राफ्स. सो क्वालिटेटिव में ग्राफ और टेबल्स का यूज ही नहीं होता. इट इन्वेस्टिगेट्स व्हाई एंड हाउ ऑफ डिसीजन मेकिंग. ये बताता है कि जांच, ये निर्णय लेने के क्यों और कैसे की जांच करता है. बिल्कुल सही. और ये एक्सप्लोर करने में, कोई खोज करने में, नया नॉलेज लेने में हमें मदद करता है. so, इसीलिए करेक्ट आंसर है 1, 4 एंड 5, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट इज फिनोमिनोलॉजी, यानी कि घटना विज्ञान क्या है? क्या होता है ये क्वालिटेटिव, ये टर्म अभी तक हमने पढ़ी नहीं थी, इस क्वेश्चन के थ्रू ये आपको क्लियर मैं कर दूंगी. सो पढ़िए इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्या कहा हुआ है. ओके, सो इसमें कहा है फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, कि ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च का टाइप होता है, उसका एक फॉर्म होता है. अब देखो, अभी भी अगर याद नहीं आ रहा ना क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, तभी मैंने कहा था कल क्लास में कि नोट्स बना लीजिएगा. ठीक है, तो ये सही है. ये क्वालिटेटिव रिसर्च का एक टाइप होता है, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस नहीं. इन्वॉल्व सिमुलेशन, इसमें अनुकरण शामिल होते हैं. बिल्कुल ओके, सॉरी, क्वालिटेटिव ये होता है, बिल्कुल सही है. ऑप्शन नंबर 1 तो सही ही रहेगा. उसके बाद इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभवों पर भी आधारित होता है. सो ए बी सही है. इन्वॉल्व सिमुलेशन यानी कि अनुकरण होता है, नहीं होता है. अप्रोच टू रिव्यू लिटरेचर, इसमें लिटरेचर को रिव्यू करने से रिलेटेड कोई टर्म इस्तेमाल नहीं की जाती, इसलिए करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए एंड बी ओनली. ओके, सो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले कल के लाइव लेक्चर पर बेस्ड थे. आई होप स्टूडेंट्स आप लोग अभी समझ गए हो कि कैसी क्लासेस हैं और कैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं. सो ये बेस्ट प्रिपरेशन प्लान होता है, ये बेस्ट प्रिपरेशन का तरीका होता है. विच टाइप ऑफ रिसर्च एनकरेजेस पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रिसर्च का प्रकार होता है जो कि शोध में जो भी प्रतिभागी होते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने में मदद करता है, उनके दृष्टिकोण को अच्छे से समझने में मदद करता है.
ऑप्शंस है हमारे पास हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एथनोग्राफिक मेथड। सो देखो यहाँ पर हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है? ऐतिहासिक शोध, यानी कि जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब जो चीजें हिस्ट्री बन चुकी हैं, जिन चीजों में अभी हम कोई बदलाव नहीं ला सकते, या जो इंसान हमारे सामने अभी है ही नहीं, जो हिस्ट्री बन चुका है, उनके बारे में कुछ भी पढ़ लें, क्या उनके जो प्रतिभागी हैं उनके दृष्टिकोण को हमारा प्रोत्साहित करने का कोई मतलब बनता है? नहीं बनता है, क्योंकि वो लोग अभी है ही नहीं, वो हिस्ट्री बन चुके हैं। तो ये तो गलत ऑप्शन है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमेशा एक्सपेरिमेंट करता है, जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं होता उसमें कुछ नया प्रयोग करके नया ढूंढने की कोशिश करता है। तो ये भी गलत ऑप्शन है इसमें, क्योंकि प्रतिभागियों को किसी भी तरीके से, उनके दृष्टिकोण को किसी भी तरीके से प्रोत्साहित करने का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो उनके दृष्टिकोण से रिलेटेड यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं रहता। अगला ऑप्शन है एथनोग्राफिक मेथड, यानी कि निर्वंश विज्ञान विधि। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखो एथनोग्राफिक मेथड मैंने आपको बताया था, ये क्या करता है? किसी भी ग्रुप, किसी भी कम्युनिटी या फिर किसी भी कल्चर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के बिहेवियर को समझने में मदद करता है। उन लोगों का आपस में कैसे बातचीत है, उन लोगों की एक दूसरे के साथ सोशल इंटरेक्शन कैसी है, ये सब कुछ जानने में एथनोग्राफिक रिसर्च मदद करता है, जिससे कि पार्टिसिपेंट के दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट। सो हमने पढ़ा था मात्रात्मक अनुसंधान क्या होता है? एथनोग्राफिक होता है, ये इसका टाइप तो होता है, लेकिन और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड होता है आपके पास क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च अनस्ट्रक्चर्ड होता है। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्वांटिटेटिव हमें क्या करता है? क्वांटिटी में रिजल्ट बताता है, कि ग्राफिकल फॉर्मेट में रिजल्ट बताता है, तो ये डिस्क्रिप्शन के अंदर तो नहीं आता। एंड लास्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, यानी कि संरचित दृष्टिकोण। तो एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, जो क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, हम सर्वे करवाते हैं, हम पोल्स करवाते हैं, हम क्वेश्चनियर्स करवाते हैं। ये सब चीजें क्या होती है? एक प्रॉपर प्लान करके ही करवाई जाती है। अब ऐसा तो नहीं है आपको किसी चीज पे सर्वे करने का मन किया, आप उठे और पब्लिक के पास चले गए, ऐसे कभी सर्वे नहीं होगा। सर्वे के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्रॉब्लम होनी चाहिए, एक ऑडियंस आपको पता होना चाहिए। हमने डिस्कस किया था कि एक ऑडियंस क्या होती है, टारगेट ऑडियंस क्या होती है, कि जो हमारा सवाल है वो किस एज ग्रुप के लोगों से हम पूछेंगे, ये पता होना चाहिए। तो इसीलिए क्वांटिटेटिव रिसर्च अगर आपको पता है कि सर्वे, पोल्स और क्वेश्चनियर होता है, तो आप अच्छे से आंसर दे पाओगे कि ये हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसको किया जाता है। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। सवाल है द रिसर्च कंडक्टेड आफ्टर द केयरफुल इंक्वायरी इज नोन एज। मैंने आपको बताया था कल ही कि एक फैक्ट है, एक इंसिडेंट है, इंसिडेंट हो गया, उसके बाद हमें पता चला, फिर हमें जानना है कि भाई ये इंसिडेंट क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या कारण था। तो ऐसे में कौन सा रिसर्च यूज होता है? ऐसे में यूज कौन सा करते हैं? अप्लाइड, एक्शन, बोथ अप्लाइड एंड एक्शन, या फिर फंडामेंटल। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर वन, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, अच्छे से, बहुत अच्छे से हमने किसी चीज की इंक्वायरी कर ली, बहुत अच्छे से हमने उस चीज को समझ लिया, उसके बाद उस नॉलेज को अप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। अगला है अ रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एंजाइटी प्रोननेस ऑफ चिल्ड्रन। इसमें कौन सा रिसर्च का मेथड यूज होगा? अब देखो, इस क्वेश्चन को नहीं समझ आया, थोड़ा सा लेंदी स्टेटमेंट है, आपको क्या समझना है? इन्होंने बोला है कि एंजाइटी प्रोननेस वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, चिंता प्रवणता टाइप के जो बच्चे होते हैं, उनको कुछ अच्छे से खाना पीना खिलाया, उनको खुश रखा, अच्छे से 1 मंथ मान लीजिए ये चीज ट्रीटमेंट उनको करवाया गया। उसके बाद उसका क्या इफेक्ट पड़ा उन बच्चों पे, क्या वो सही हुए या नहीं हुए, इसको जानने के लिए कौन सा रिसर्च इस्तेमाल किया जाएगा, ये पूछा है। ऑप्शंस है केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपोस्ट फैक्टो, या फिर सर्वे मेथड। सो करेक्ट आंसर है एक्सपोस्ट फैक्टो, क्योंकि इंसिडेंट हो चुका था, बच्चे एंजाइटी प्रोननेस से पहले से जूझ रहे थे, अब उनको ठीक करने के लिए एक ट्रीटमेंट लिया था,
वो जानना है हमें कि असर वो किया या नहीं किया, उस पे जो रिसर्च होगी दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड। Which of the following research methodologies is most closely associated with the positivist philosophical framework? ठीक है, इसमें कहा है कौन सी शोध पद्धति प्रत्यक्षवादी दार्शनिक ढांचे से सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है। सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी कि प्रायोगिक अनुसंधान। अगला सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, टाइप्स ऑफ रिसर्च और उसके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। देखो, अप्लाइड, बेसिक, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बहुत बार हमने डिस्कस की हैं चीजें, तो देखते हैं। सबसे पहला है बेसिक, इसी से आपको मिल जाएगा। एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्शन, किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करना, उसको डिस्क्राइब करना। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट क्या है, उस पर फोकस रखना। अपने सिर्फ नॉलेज को बढ़ाना। टू फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, रोज की जो रोजमर्रा की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को ढूंढना। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, अच्छे से पढ़ो, आप लोगों को आसानी से इसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्या होगा इसमें, देखो बेसिक रिसर्च से हम लोग देखते हैं। बेसिक रिसर्च ये बताता है नॉलेज को कंट्रीब्यूट, नॉलेज में कंट्रीब्यूशन करना यानी कि नॉलेज को बढ़ाना। ठीक है, ये आ गया बी का थर्ड ऑप्शन। बी के थर्ड ऑप्शन से आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जिसमें कि अप्लाइड रिसर्च हमें बोलता है कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होता है, जो प्रॉब्लम रोज में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्यूशन दे सकते हैं उसका। क्वांटिटेटिव हमें बोलता है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के ऊपर काम करना है, एंड क्वालिटेटिव रिसर्च बोलता है कि कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपका क्वालिटेटिव के अंदर आता है। तो वो अगर आपको याद होता तो यहाँ से आपको आंसर्स इजीली मिल जाने थे। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च पैराडाइम्स द फोकस ऑफ कंसर्न इज ऑन इंटरप्रेटिंग रियलिटी इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें बोला है कि एक पार्टिसिपेंट जो शोध के प्रतिभागी हैं उनके संदर्भ में हमें इंटरप्रेट करना है रियलिटी को। ठीक है, वास्तविकता को हमें यहाँ पर क्या करना है, उसकी व्याख्या करनी है। तो इसमें कौन सा रिसर्च इस्तेमाल किया जाएगा, शोध का कौन सा प्रतिमान इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, एक्सपेरिमेंटल, एक्स पोस्ट फैक्टो, एथनोग्राफिक या फिर सर्वे। करेक्ट आंसर होगा एथनोग्राफिक। मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था। ठीक है, जो रियलिटी होती है, जहां पर भी पार्टिसिपेंट यानी कि जो भी रिसर्चर हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं या उम्मीदवार हैं, उन लोगों के पर्सपेक्टिव पे, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बात की जाएगी, वो हमेशा निर्वंश विज्ञान अनुसंधान ही होगा। उसका एक एग्जाम्पल जो बताया था, याद होगा आप लोगों को कि एक ऑफिस में मान लो 30 लोग हैं, वो 30 लोग आपस में कैसे बातचीत कर रहे हैं, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी चीज को लेकर के, ये सब चीजों का अगर हम डिस्कशन कर रहे होंगे तो वो एथनोग्राफिक में आएगा, यानी कि पार्टिसिपेंट के पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे। A researcher conducted a study to have initial idea of scope and magnitude of the problem under study and to test the feasibility of more extensive research. ऐसे रिसर्च को हम क्या कहेंगे? ऐसे रिसर्च को क्या कहेंगे, देखो, ओके, एक ऐसी रिसर्च, एक रिसर्चर ने देखो एक स्टडी की जिसमें उनके पास ना एक थोड़ा सा आइडिया है, रिसर्च का जो प्रॉब्लम है उसका थोड़ा सा आइडिया है कि इसका क्या स्कोप हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस लेवल पर ये प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे समय में उन्होंने जो रिसर्च किया उसको कहेंगे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी में इनिशियल आइडिया, ये इसका एक ट्रिक था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सप्लोर करना यानी कि जिसमें एक रिसर्चर के पास या तो थोड़ा सा नॉलेज है या बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है प्रॉब्लम के बारे में। तो पहले क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम को समझते हैं। इसमें दो चीजें थी, एक इनिशियल आइडिया और प्रॉब्लम अंडर स्टडी, कि वो प्रॉब्लम को भी पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम को भी समझ रहे हैं। इन टर्म से ही आपको मिल जाता आंसर एक्सप्लोरेटरी स्टडी। A non-government organization conducted a study in Gram Panchayat to see the impacts of campaign approach on enrollment and retention of rural elementary school children.
एक ऑर्गेनाइजेशन ने ग्राम पंचायत में एक स्टडी की थी, उन्होंने एक कैंपेन रखा था, ठीक है, कि कैसे एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे एनरोल होते हैं रूरल एरियाज के, और ये सब चीजों पर कुछ सर्वे हुआ था। तो उन्होंने अब देखा कि उसमें इन्होंने बताना है कि ये कौन सा एग्जाम्पल है, कौन से रिसर्च का एग्जाम्पल है। डिस्क्रिप्टिव, फील्ड, एक्सपोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल रिसर्च। बहुत आसान है, तुक्का भी लगाते तो आपको पता लग जाता कि ये फील्ड एक्सपेरिमेंट है। यानी कि अब देखो ग्राम पंचायत में या फिर कोई महिला मंडल ग्रुप्स होते हैं, इन सबको इकट्ठा करके कोई नई चीज अगर सरकार सिखाती है, या फिर इन सब इस तरीके के एग्जाम्पल्स अगर आपको क्वेश्चन में दिखते हैं, तो वो फील्ड एक्सपेरिमेंट ही होते हैं, फील्ड स्टडी ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यहीं से आपको पता लग जाता कि ग्राम पंचायत आई है, यानी कि पब्लिक इससे जुड़ी हुई है, आम जनता इससे जुड़ी हुई है। और आम जनता जब भी जुड़ती है तो वो फील्ड एक्सपेरिमेंट होने के ही चांसेस होते हैं करेक्ट आंसर में। ठीक है, in which of the following research methods manipulation and control of variables and randomization of sample are two of the basic requirements? So ये क्या है, कौन से रिसर्च में ऐसा होता है कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनका मैनिपुलेशन और कंट्रोल किया जाता है, एंड सैंपल को रेंडमाइजेशन उनका किया जाता है, नमूनों का यादृच्छिकरण किया जाता है। तो ये होता है आपके पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कि जो भी आपके पास चीजें, जब भी देखो इसका भी एक ट्रिक था क्वेश्चन का यही, कि जब भी वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जाता है, इसको आप ऐसे याद रखो, साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और साइंस में जो भी केमिकल्स हैं उन केमिकल्स पर आपको कंट्रोल रखना होता है कि अगर केमिकल की एक ड्रॉप भी ज्यादा मिक्स हो जाए दूसरे से, तो वो गड़बड़ हो सकती है, ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी वेरिएबल्स को कंट्रोल करने और मैनिपुलेट करने की बात आती है, ये टर्म्स आपको साथ में नजर आती है, तो क्वेश्चन बिल्कुल मत समझिए, डायरेक्ट आंसर पर जाइए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही आपका सही आंसर होगा। Which of the following is research ethics that a researcher should follow? यानी कि निम्नलिखित में से शोध की नैतिकता वो कौन सी है जो कि एक शोधकर्ता को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली से फॉलो करनी ही चाहिए। सबसे पहले आपको सिंपल सा ये पॉइंट याद रखना है कि रिसर्च एथिक्स कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि एक रिसर्चर को फॉलो करने होते हैं। अगर एक रिसर्चर उन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो हो सकता है उनको आगे रिसर्च करने का मौका ना दिया जाए, हो सकता है उनको जो अभी तक भी उन्होंने काम किया है वो सब भी रद्द कर दिया जाए। तो इसीलिए रिसर्च एथिक्स बहुत जरूरी होते हैं। ये हमें बताते हैं, ये एक रिसर्चर को बताते हैं कि कैसे ईमानदारी से, कैसे आप पूरे अच्छे तरीके से शोध को कर सकते हो। ऑप्शंस है ऑनेस्टी, जैसे मैंने अभी बताया, एक रिसर्चर को ईमानदारी से काम करना चाहिए। अगला है रिस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि बौद्धिक संपदा का सम्मान करें। अब देखो आपकी रिसर्च के दौरान अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हो, कोई मेजरमेंट के लिए टूल यूज कर रहे हो, तो यूज करने के बाद उसको पूरे सम्मान के साथ संभाल कर रखें। ऐसा नहीं है कि आपने उस टूल को यूज किया और फिर फेंक दिया या छोड़ दिया या तोड़ दिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पब्लिश दी डेटा रिस्पॉन्सिबली, यानी कि जो भी आपके रिसर्च का डेटा है, रिसर्च के डेटा का यहाँ पर मतलब है रिसर्च का जो रिजल्ट आया है उसको बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी के साथ प्रकाशित करें। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, मान लीजिए आप एक रिसर्च कर रहे हो, आपके केमिकल से रिलेटेड रिसर्च है, दो केमिकल्स मिलाकर आपकी रेंज आ रही है 0.8 से लेकर के 0.10, लेकिन आपका ये रिसर्च करेक्ट तब माना जाता जब आपकी रेंज जो है केमिकल्स की वो 0.15 के आसपास आती। आपने क्या कर दिया, आपने बोला कि अरे आसपास ही तो है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो चलो कौन देख रहा है हमारा यहाँ पर रिजल्ट, चलो इसको अपनी थीसिस में, अपनी रिसर्च रिपोर्ट में 0.15 ही लिख देते हैं। तो आपने क्या किया, आपने ऑनेस्टी से काम नहीं किया, आपने जो आपका रिजल्ट था उसको भी रिस्पॉन्सिबली पब्लिश नहीं किया। तो यही हमें रिसर्च कहता है कि हर एक चीज को ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना होता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च एथिक्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीजें आती है। इनकम्पिटेंसी, यानी कि अक्षमता। ओपननेस, खुलापन। अब देखो कोई पर्सन अगर असक्षम है, अक्षमता उसमें नहीं है पूरे तरीके से, तो रिसर्च एथिक्स को भी वो फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो रिसर्च एथिक्स के इसमें ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा।
तो देखो ऑप्शन नंबर ए जहां जहां पर है वो दो ऑप्शंस हम पहले ही कट कर देते हैं। उसके बाद आता है ओपननेस। ओपननेस का मतलब होता है एथिक्स में कि ओपननेस ऑफ शेयरिंग योर आइडियाज एंड हेल्पिंग अदर्स। यानी कि आपके पास कुछ आइडिया है, आपका एक फ्रेंड भी रिसर्च कर रहा है, आप भी दूसरे टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो, वो आपसे कुछ आइडिया लेने आ रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मुझे नहीं पता, मैं मदद नहीं करूंगा। आप में ओपननेस होना चाहिए कि आप आइडियाज कैसे शेयर कर रहे हो। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि गोपनीयता। आप जो रिसर्च कर रहे हो वो भी आपको गोपनीय रखनी है। आपका जो डेटा है, कैसे आप डेटा कलेक्शन कर रहे हो, आपके डेटा एनालिसिस का क्या स्टेटस है, ये सब चीजें गोपनीय रहनी चाहिए। इसके अलावा अब कोई फ्रेंड, जैसे आपको अभी मैंने बताया, आपका कोई फ्रेंड आपसे एक आइडिया लेने आया है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने फ्रेंड का आइडिया उनको दे दो, साथ में सबको ये बातें फैला दो। तो कॉन्फिडेंशियलिटी होना बहुत जरूरी है। लीगैलिटी का मतलब है लॉ, यानी कि नियमों कानूनों को फॉलो करना है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप कोई आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है। आपको प्लांट से कोई मेडिसिन बनाने के लिए खोज करनी है, रिसर्च करनी है। तो ऐसे में आपके ये लॉज बोलते हैं कि रिसर्च के दौरान आप किसी भी प्लांट को, किसी भी एनिमल को, किसी भी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो लीगैलिटी को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमने अभी देखा, सो ये भी सही है। इस हिसाब से आप देखोगे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, अ रिसर्चर यूजेस डेटा ऑफ एन अर्लियर रिसर्च पेपर एंड पब्लिशेस अ न्यू रिसर्च पेपर, दिस इज कॉल्ड व्हाट। अब मैं एक रिसर्चर हूँ, मैंने क्या किया, मेरे टॉपिक का नाम है मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं कोई खोज कर रही हूँ। मैंने क्या किया, ऑलरेडी किसी दूसरी कंट्री का एक पर्सन है, एक कंप्यूटर साइंस साइंटिस्ट है, उन्होंने सेम टॉपिक पर ऑलरेडी रिसर्च किया था। मैंने उनका रिसर्च पेपर उठाया, उनकी पब्लिश जो उन्होंने ऑलरेडी चीजें की थी उनको उठाया और एज इट इज अपना नाम लेकर इस्तेमाल कर लिया। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने अनएथिकल काम कर लिया, अनैतिक काम कर लिया। ठीक है, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता रिसर्च के दौरान। अगला है, आइडेंटिफाई द अनएथिकल प्रैक्टिस ऑफ अ रिसर्चर फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी कि शोधकर्ता के अनैतिक आचरण को पहचाने। अवॉइड प्लेजरिज्म, यानी कि साहित्यिक चोरी से जो बचता है। डुप्लीकेशन को अवॉइड कर देता है। अवॉइडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन या फिर अवॉइडिंग मैनिपुलेशन। देखो, एक रिसर्चर अगर हेर फेर नहीं करता, वो हेर फेर से बच रहा है, तो इसका मतलब है वो एथिक्स को फॉलो कर रहा है। हमें अनएथिकल ढूंढना है। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, ये एथिक्स को फॉलो करता है। इसके बाद प्लेजरिज्म का मतलब होता है डुप्लीकेसी, ये दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। प्लेजरिज्म का मतलब होता है डुप्लीकेसी। अब मान लीजिए कि मैं आपको बोल रही हूँ कि स्टूडेंट्स, मैं अपने आपको कंप्यूटर साइंस के नोट्स बेचने वाली हूँ, मैंने एक बुक लिखी है। आप बोलोगे कि मैम ने बुक लिखी है तो बहुत अच्छी होगी, चलो इसको खरीद लेते हैं। लेकिन जब आप वो बुक पढ़ते हो या बुक देखते हो तो आपको पता लगेगा कि मैंने एज इट इज वो इंटरनेट से किसी एक बड़ी सी फेमस वेबसाइट से एज इट इज कंटेंट कॉपी पेस्ट करके बुक अपनी छाप दी है। तो ये क्या होगा, ये डुप्लीकेसी होगी, साहित्यिक चोरी होगी। तो ये भी क्या है, अगर एक पर्सन अवॉइड करता है, ये चीजों को फॉलो नहीं करता है, तो ये भी एथिक्स ही होंगे। और हमें अनएथिकल कहा है तो ये है ऑप्शन नंबर 3, कि जो विश्वसनीय जानकारी है वो उस जानकारी में भी गड़बड़ घोटाला कर रहा है, उनको अवॉइड कर रहा है। A research scholar, while submitting his or her thesis, did not acknowledge the preface, the help and support of the respondents of questionnaires used. This will be called an instance of what? अब देखो, आपने एक रिसर्च किया, आपने उस रिसर्च के दौरान किसी बुक से हेल्प ली थी, आपने किसी से क्वेश्चंस पूछे थे, किसी बड़ी बुक से रेफरेंस लिया था, उन सब चीजों को आपने जब सबमिट किया अपनी थीसिस में, उन चीजों को मेंशन ही नहीं किया। तो ऐसे में क्या कर रहे हो आप, आपने अनएथिकल एक्ट यहाँ पर फॉलो किया, अनैतिक कार्य आपने किया है। बाकी ये जो टेक्निकल लैप्स है और विलफुल नेग्लिजेंस है, इनको हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लैक ऑफ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होता है, लेकिन थीसिस में तो लैक ऑफ रिस्पेक्ट को हम नहीं लिख सकते, तो अनएथिकल एक्ट ये होता है। आई होप स्टूडेंट्स अभी तक के जो क्वेश्चंस हमने किए हैं, यहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए हो कि रिसर्च एथिक्स क्या होता है। एंड ये जो क्वेश्चंस है, इनके अलावा ज्यादा कुछ एग्जाम में आएगा भी नहीं। Research ethics are the guidelines
दैट अ रिसर्चर शुड फॉलो while कंडक्टिंग रिसर्च। बिल्कुल सही है, रिसर्च एथिक्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जो कि आपको रिसर्च के दौरान फॉलो करनी ही चाहिए। रिसर्च एथिक्स हेल्प्स एंड एजुकेट्स रिसर्चर्स टू फॉलो एथिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इनके नैतिक मानकों का पालन करने में ये आपको मदद करता है और शिक्षित करता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या ये गलत है, या फिर सिचुएशन सिचुएशन पे डिपेंड करता है? अभी तक आई होप आप समझ गए हो कि रिसर्च एथिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ये रही बिल्कुल सही। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। A researcher should also follow the following research ethics while doing research। इसमें कहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको फॉलो करना चाहिए एक रिसर्चर को। स्टेटमेंट 1 बोलती है, उसे अपने शोध के दौरान उपयोग किए गए विचारों, परिणामों, डेटा और संसाधनों को साझा करना चाहिए, यानी कि इन सब चीजों को शेयर करना चाहिए दूसरों के साथ। अगला है, उसे प्रकाशन के लिए प्रस्तुत अनुदान, कागजात और अन्य रिकॉर्ड जैसे गोपनीय संचार की रक्षा भी करनी चाहिए। हमने अभी पढ़ा था ओपननेस यानी कि शेयर करना है डेटा, और कॉन्फिडेंशियलिटी, ये दोनों चीजें हमने पढ़ी थी, तो आपको पता है कि दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। इन दोनों में डिफरेंस आई होप समझ गए हो इस क्वेश्चन से, कि क्या क्या अपने आइडिया भी शेयर कर सकते हो, रिजल्ट और डेटा शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ थोड़े बहुत, लेकिन आपकी क्या-क्या ग्रांट्स हैं, आपके क्या-क्या पेपर हैं, आपने क्या सबमिट कर दिया, कहाँ-कहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, कौन-कौन सी बुक्स आपने पढ़ ली हैं, ये चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करनी। Every research institute has to enforce research ethics in order to ensure what human inquiries। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि हर एक इंस्टीट्यूशन जो है, रिसर्च जो करवाता है, उनको कौन-कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिट देना, यानी कि आप रिसर्च कर रहे हो, किन्होंने आपकी मदद की, किन बुक्स ने आपकी मदद की, किन टीचर्स ने आपकी मदद की, वो क्रेडिटेबिलिटी भी होनी चाहिए एंड मीनिंगफुल भी होनी चाहिए चीजें। सो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। From the point of view of research ethics, which of the following is least vulnerable in research? यानी कि इनमें से सबसे कम असुरक्षित कौन सी चीजें हैं? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल इन्वॉल्व, कि क्या क्या समस्या थी और इनमें क्या क्या चीजें शामिल थी, इन चीजों को आइडेंटिफाई करना सबसे टफ होता है, सबसे कम असुरक्षित होता है। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये भी है। रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट एंड देयर इम्प्लीकेशंस, साइटिंग अ थियरी इन सपोर्ट ऑफ वंस थीसिस, ठीक है, कि अगर किसी और की थीसिस से आप कोई ओके, साइटिंग अ थियरी इन सपोर्ट ऑफ वंस थीसिस, ठीक है, कि अपनी थीसिस में जो आप कर रहे हो, किससे आपने हेल्प लिया, उन चीजों को वहां पर पॉइंट आउट करना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देखिए, इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक में आपके पास टेक्निकल लैप्स की डेफिनेशन है, दूसरी में विलफुल नेग्लिजेंस की डेफिनेशन है। टेक्निकल लैप्स होता है तकनीकी चूक, और विलफुल नेग्लिजेंस होता है जानबूझकर की गई लापरवाही। तो टेक्निकल लैप्स बोलता है, इज इन रिसर्च कुड मीन नॉट फॉलोइंग द accepted norms of research such as sticking to a particular formatting style or chapter scheme। ठीक है, टेक्निकल लैब्स बोलता है कि भाई आपको बताया जा रहा है कि आप अपना एग्जाम्पल दिया गया है कि अपना जो थीसिस का फॉर्मेट है या आपकी स्कीम जो है, उनकी चीजों को थोड़ा सा बदलो, थोड़ा सा अच्छा करो, आपके गाइड ने आपको बताया, लेकिन आप उन चीजों को सुन ही नहीं रहे हो। आपने जो करना है आप वही कर रहे हो अपने पेपर वर्क में। सो ये टेक्निकल लैब्स होता है। विलफुल नेग्लिजेंस बोलता है, इट कुड मीन बीइंग नोइंगली नेग्लिजेंट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस में है कि जानबूझकर आप क्या कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो। आपको बताया गया था कि आपका रिजल्ट अगर 0.8 आ रहा है तो आपको 0.8 ही लिखना है, 0.15 आप उसको नहीं कर सकते। फिर भी आप क्या कर रहे हो, जानबूझकर वो लापरवाही कर रहे हो, गलतियां कर रहे हो। तो ये है दोनों की डेफिनेशन जो कि बिल्कुल सत्य है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये चीज समझनी है कि रिसर्च दो चीजों से, दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, री और सर्च। री का मतलब होता है बार बार, और सर्च का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना। अगर आप लोगों का भी कोई गोल है, कोई एम है, कोई ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए आपको एक ही चीज को बार बार पढ़ना होगा, अलग अलग किताबों से पढ़ना होगा। उस चीज को ही रिसर्च कहा जाता है, उसी चीज को शोध कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें, सो रिसर्च एक पर्सन को मदद करता है उनका गोल, उनका एम और ऑब्जेक्टिव अचीव करने में।
इसके साथ ही आप ये भी कह सकते हो कि रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई पर्सन अपने नॉलेज को पहले कलेक्ट करते हैं, उससे आई इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, जिससे कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी पर्टिकुलर फील्ड में उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, अब जैसे आप सभी स्टूडेंट्स अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पहली बार दे रहे होंगे, तो आपने बहुत ज्यादा रिसर्च किया होगा कि एग्जाम का क्या पैटर्न है, एग्जाम क्या होता है। आप लोगों ने पहले एक किसी वेबसाइट पे देखा होगा, फिर आपने किसी दूसरी वेबसाइट या किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा। तो ये आपने क्या किया, आपने नेट एग्जामिनेशन का रिसर्च किया, यानी कि एक ही चीज को बार बार सर्च करके आपके जितने भी डाउट्स थे उनको क्लियर किया। इससे आपका नॉलेज बढ़ गया और आपको एक क्लियर आइडिया हो गया कि आप क्या चाहते हो। ओके, सो ये है रिसर्च। अब इसके ऑब्जेक्टिव में तो मैंने ये बता दिया कि किसी भी पर्सन का कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, ये हमें रिसर्च बताता है। एंड रिसर्च के ऑब्जेक्टिव में सबसे 5 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं जिसको स्मार्ट कहा जाता है। स्मार्ट में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, यानी कि विशिष्ट। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को पहले पता होना चाहिए, एक स्पेसिफिक आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तभी आप अच्छे से रिसर्च कर पाओगे। ओके, दूसरा है मेजरेबल। मेजरेबल मापने योग्य। अब मापने योग्य का मतलब ये होता है कि रिसर्च हमें बताती है कि अगर आप ये समझ रहे हो रिसर्च करते हुए कि आप किस लेवल पर थे, अब आपका नॉलेज कितना बड़ा है, 2 महीने बाद भी अगर आप रिसर्च करते हो तो आपको उस वक्त कितना नॉलेज होगा, तो वो मेजरेबल चीजें आती हैं। अचीवेबल का मतलब होता है प्राप्त करने योग्य। रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हमें मदद करते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि क्या वो अचीवेबल है, क्या वो प्राप्त करने योग्य है, हमारी लिमिट तक है या फिर नहीं है। रियलिस्टिक का मतलब होता है यथार्थवादी। ओके, कि ऑब्जेक्टिव्स जो आप लेकर चल रहे हो, रिसर्च का जो आपका एम है कि क्या वो रियलिस्टिक है, क्या वो रियल है, क्या सच में उसको हासिल किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट है टाइम बाउंड, यानी कि समयबद्ध। अब टाइम बाउंड एक रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। अब क्या देखो, बहुत लोग क्या करते हैं कि रिसर्च बस करे जा रहे हैं, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन इसमें ये कहा जाता है कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव हमें कहता है कि टाइम बाउंड होना जरूरी है। आप एक टाइम दे दीजिए कि रिसर्च के इस पार्ट को हमें 1 ईयर के अंदर कंप्लीट कवर करना है, इससे रिलेटेड पूरा नॉलेज हमें होना चाहिए। सो टाइम बाउंड हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगले कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे कि टू जनरेट न्यू नॉलेज। अब नया ज्ञान, जैसे मैंने आपको कहा कोई टॉपिक है, आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हो, आपने पहले एक यूट्यूब पर देखा, एक यूट्यूबर के चैनल पर देखा, फिर दूसरे में देखा, कई सारी वेबसाइट्स, कई सारी बुक्स आपने पढ़ ली, तो धीरे धीरे आपने क्या किया, एक ही चीज को बार बार सर्च किया, जो कि रिसर्च हो गया। इससे आपका नया नॉलेज जनरेट हो गया ना। सो दैट इज कॉल्ड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। सेकेंड मेजर ऑब्जेक्टिव है टू गेन फैमिलियरिटी और टू डेवलप अ न्यू इंसाइट इनटू सम फिनोमिना। ओके, किसी जगह से, किसी चीज से परिचित होना। अब कई बार आपके माइंड में ऐसे ही आता है, मान लीजिए अमेरिका कोई गया नहीं है आप में से अगर, तो आपको मन कर रहा है कि अमेरिका की क्या करेंसी है, कैसे वहां का कल्चर है। तो आपने क्या किया, किसी घटना या किसी जगह या किसी इवेंट से आप परिचित हुए, ठीक है, या फिर न्यू इंसाइट, आपने कुछ नया सीखा सर्च करते हुए। चाहे आपको वहां अभी भी जाना हो या नहीं जाना हो, बट आपने नॉलेज तो गेन किया ना रिसर्च करके। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि रिसर्च हमें हमेशा क्या करता है, नया नॉलेज कलेक्ट करने में मदद करता है। टू इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम ऑलरेडी आपके सामने है, उस प्रॉब्लम का थोड़ा बहुत सॉल्यूशन भी आपको पता है, लेकिन फिर भी आप एनालिसिस कर रहे हो कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाए, तो आप उस पर रिसर्च करते हो। एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, मौजूदा स्थिति है, या कोई समस्या है, उसकी जांच करना भी रिसर्च कहलाता है। ये हमें, इसका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि इस प्रॉब्लम से कैसे हम बाहर निकले। टू इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम, ये हमने अभी देख लिया, ठीक है। हमारा नॉलेज बढ़ाने के लिए एक प्रॉपर मेथड, एक प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपने गोल्स तक पहुंचते हैं सिर्फ रिसर्च की मदद से। तो आई होप स्टूडेंट्स रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से आपके क्लियर हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।